अस्सलामुअलैकुम और स्मार्ट स्कोप में खुशामदीद। गुफ्तगू शुरू करने से पहले हम उन तमाम दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो हर महीने 1000 सब्सक्राइबर्स के हमारे चैलेंज में हिस्सा ले रहे हैं। आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन भी दबा दें और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम एक ऐसी महारत पर बात करेंगे जो हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालती है, यानी मुज़ाकरात का फन। अक्सर जब हम मुज़ाकरात का लफ्ज़ सुनते हैं ना, तो जहन में एक जंग का तस्वुर आता है, एक तनाव भरी सूरत हाल। जी बिल्कुल, एक आसाब शकन जंग जहां एक जीतेगा और दूसरा हारेगा। और यही खौफ, यही सोच हमें बहुत से मौके से महरूम कर देती है। सही कहा, चाहे वो दफ्तर में तनख्वाह बढ़वाने की बात हो, कोई कारोबारी डील हो या घर का कोई छोटा मोटा मसला ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन इसी खौफ को खत्म करना है। हमारे पास माइकल व्हीलर की एक शानदार किताब है, द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन, और हमारा मकसद उसमें से वो अमली हिकमत अमली निकालना है जो सिर्फ थियोरी ना हो बल्कि असल जिंदगी में काम आए। और इस किताब का जो मरकजी ख्याल है ना जी, वो ही सबसे दिलचस्प है। वो ये कहती है कि कामयाब मुज़ाकरात एक फौजी परेड की तरह नहीं होते जहां हर कदम पहले से तयशुदा हो। बिल्कुल, बल्कि ये जैज म्यूजिक की तरह है। एक बुनियादी धुन तो होती है, लेकिन असल जादू तब होता है जब आप मौके के हिसाब से अपनी धुन बदलते हैं। वाह, ये तो लचक, हाजिर दिमागी और तख्लीकी सलाहियत का खेल हुआ। बिल्कुल। तो चलें इस जैज सेशन को शुरू करते हैं। किताब का पहला सबक ये है कि अपने बनाए हुए स्क्रिप्ट को फाड़कर फेंक दें। मुझे याद है, एक बार मैं एक प्रोजेक्ट के लिए क्लाइंट से मिलने गई थी। पूरी रात जागकर एक एक जुमला रटा था कि मैं क्या कहूंगी, वो क्या कहेंगे, मेरा जवाब क्या होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मीटिंग के पहले 5 मिनट में ही उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो मेरे स्क्रिप्ट में थी ही नहीं, और मैं बिल्कुल खाली जहन हो गई। ये एक बेहतरीन मिसाल है उस बात की कि हकीकी जिंदगी के मुज़ाकरात कितने गैर मुतवक्के होते हैं। व्हीलर इस माहौल के लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, चौडिक। चौडिक, ये क्या है? ये 2 अल्फाज का मिक्सचर है, केओस यानी आफरत तफरी और ऑर्डर यानी तरतीब। मतलब इसमें कुछ चीजें आपके कंट्रोल में हैं, जैसे आपकी अपनी तैयारी, आपके मकासद। ये ऑर्डर है। और केओस, वो सब कुछ जो हमारे कंट्रोल से बाहर है। बिल्कुल, दूसरे फरीक का मूड, उसके बॉस का अचानक आ जाना, कोई नई मालूमात सामने आना। आपका स्क्रिप्ट सिर्फ ऑर्डर में काम करता है, आफरत तफरी में नहीं। तो अगर स्क्रिप्ट नहीं बनाना तो फिर तैयारी का सही तरीका क्या है? क्या बगैर मंसूबे के चले जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। व्हीलर कहते हैं कि स्क्रिप्ट के बजाय एक नक्शा बनाएं। नक्शा? जी, नक्शे और स्क्रिप्ट में एक बुनियादी फर्क है। स्क्रिप्ट आपको कदम ब कदम बताता है कि क्या करना है, जबकि नक्शा आपको सिर्फ आपकी मंजिल दिखाता है। यानी आपके मकासद क्या हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, कम से कम काबिल कबूल शराइत क्या है। अच्छा, मतलब मंजिल पर नजर रखो, रास्ते की फिक्र न करो। अगर एक सड़क बंद है तो नक्शा आपको दूसरी सड़कें भी दिखा सकता है। बिल्कुल, ये सोच आपको ज़हनी तौर पर लचकदार बनाती है। आप गुफ्तगू को सुनने पर ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरा फरीक जो कह रहा है वो आपके नक्शे पर एक नया रास्ता खोल सकता है। और इसी गैर मुतवक्के माहौल की वजह से मुज़ाकरात का एक और मशहूर तस्वुर, बैठना, वो भी इतना सीधा नहीं रहता जितना हम समझते हैं। जी हाँ, बैठना यानी बेस्ट ऑल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड अग्रीमेंट। आसान लफ्जों में, अगर ये डील नहीं होती तो आपके पास सबसे अच्छा मुतबादिल क्या है? दुरुस्त। और रिवायती तौर पर इसे एक जामिद यानी स्टैटिक चीज समझा जाता है। लेकिन व्हीलर कहते हैं कि ये भी मुतहर्रिक है, डायनामिक है। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी दूसरी नौकरी की ऑफर तो गुफ्तगू के दौरान बदल नहीं जाएगी ना? आपकी ऑफर नहीं बदलेगी, लेकिन उसकी ताकत बदल सकती है, आपका लिवरेज बदल सकता है। लेकिन ताकत का खेल सिर्फ आपके मुतबादिल पर मुनसर नहीं होता, बल्कि इस बात पर भी होता है कि गुफ्तगू के दौरान उस लम्हे में किस फरीक को डील की ज्यादा जरूरत महसूस हो रही है। इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं? जरूर। फर्ज करें आप अपनी पुरानी गाड़ी बेच रहे हैं। आपके पास एक दोस्त की तरफ से 1 लाख की ऑफर पहले से मौजूद है। ये आपका बांटना है। ठीक है। आप एक दूसरे खरीदार से बात कर रहे हैं जो 85,000 दे रहा है। गुफ्तगू के दौरान वो बातों में जिक्र करता है कि उसकी अपनी गाड़ी कल खराब हो गई है और उसे अगले हफ्ते शहर से बाहर एक शादी पर जाना है। उसे फौरी गाड़ी चाहिए।
ओह, तो जैसे ही उसने ये कहा ताकत का तवाजुन बदल गया। बिल्कुल। मेरा बांटना तो वही रहा, लेकिन मेरी पोजीशन उस खरीदार के मुकाबले में बहुत मजबूत हो गई। एकदम। अब आपको मालूम है कि इसे गाड़ी की फौरी जरूरत है, जबकि आपके पास पहले से एक ऑप्शन मौजूद है। ये तो कमाल है। यानी गुफ्तगू के अंदर से निकली एक छोटी सी मालूमात ने मेरे बैठना को नफसियाती तौर पर ज्यादा ताकतवर बना दिया। इसीलिए व्हीलर कहते हैं कि आपको हर वक्त न सिर्फ अपनी बल्कि दूसरे फरीक की बदलती हुई सूरत हाल पर भी नजर रखनी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधी तैयारी तो कमरे के अंदर ही होती है, दूसरे फरीक को पढ़कर। लेकिन जब बात शुरू करनी हो तो पहला कदम क्या हो? मैंने एंकरिंग के बारे में सुना है कि पहली ऑफर बहुत अहम होती है। ये बिल्कुल सच है। ये एक बहुत ताकतवर नफसियाती उसूल है। जो फरीक पहली पेशकश करता है वो गुफ्तगू का एक ज़हनी मेयार, एक एंकर सेट कर देता है। फिर सारी बहस इसी नुक्ते के इर्द गिर्द घूमती है। लेकिन उसमें खतरा भी तो है। अगर आपका एंकर इतना गैर हकीकी हो कि दूसरे फरीक को लगे आप मजाक उड़ा रही हैं, तो वो तो उठकर चला जाएगा। यही वो जगह है जहां जज्बाती जहानत का किरदार आता है। आपको एंकर इतना ऊंचा लगाना है जो फायदामंद हो, लेकिन इतना भी गैर हकीकी ना हो कि बात ही खत्म हो जाए। लेकिन मुज़ाकरात में अक्सर माहौल गर्म हो जाता है, लोग जज्बाती हो जाते हैं। ऐसे में व्हीलर एक शानदार तकनीक बताते हैं, गो टू द बालकनी। 1 मिनट, बालकनी में जाएं? ये क्या मतलब हुआ? शदीद बहस के बीच में मैं खुद को ज़हनी तौर पर वहां से हटा लूं? जी, इसका मतलब है कि जब भी आपको महसूस हो कि गुस्सा या मायूसी आप पर हावी हो रही है, तो एक लम्हे के लिए ज़हनी तौर पर खुद को उस सूरत हाल से बाहर निकाल लें। तसव्वुर करें कि आप एक बैल्कनी पर खड़ी हैं और नीचे कमरे में होने वाली उस बहस को एक तीसरे गैर जानिबदार शख्स की नज़र से देख रही हैं। लेकिन क्या इससे आप कमजोर नजर नहीं आएंगी? अगर दूसरा फरीक जारहाना है और आप अचानक खामोश हो जाएं, तो वो उसे कमजोरी समझकर मजीद हावी नहीं हो जाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। ये तवील खामोशी नहीं है, ये सिर्फ चंद सेकंड का एक ज़हनी वक्फा है। आप एक गहरी सांस ले सकती हैं या पानी का एक घूंट पी सकती हैं। इस वक्फे में आप खुद से पूछती हैं, मेरा असल मकसद क्या है? इस शख्स से बहस जीतना या एक अच्छी डील हासिल करना? अच्छा। ये छोटा सा रीसेट आपको जज्बात की रो में बहकर कोई गलत बात कहने से बचा लेता है। ये कमजोरी नहीं, खुद पर काबू पाने की अलामत है। और अगर दूसरा फरीक गुस्से में हो तो? उसके लिए एक और ताकतवर तसव्वुर है, जज्बाती अदायगी या इमोशनल पेमेंट्स। ये क्या है? उसूल सादा है, दूसरे के गुस्से का जवाब गुस्से से ना दें। इसके बजाय हमदर्दी से उसकी बात सुने। मुझे याद है, एक बार एक क्लाइंट बहुत गुस्से में था क्योंकि एक डेडलाइन मिस हो गई थी। मेरे साथी उससे दलाइल देने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। इससे वो और भड़क गया। मैंने मुदाखलत की और सिर्फ इतना कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपको मायूसी का पूरा हक है, हमसे गलती हुई है और हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं। फिर क्या हुआ? इस एक जुमले ने सारा माहौल बदल दिया। उसका गुस्सा जैसे हवा हो गया। जब किसी को महसूस होता है कि उसे सुना और समझा जा रहा है, तो उसकी लड़ने की तवानाई खत्म हो जाती है। ये तो ताल्लुकात को बेहतर बनाने का भी एक बेहतरीन उसूल है। इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या मुज़ाकरात का मतलब हमेशा जीत और हार की जंग ही होता है? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये किताब दूर करती है। रवायती सोच ये है कि मेज पर एक ही केक है और दोनों फरीक उसे ज्यादा से ज्यादा हासिल करने के लिए लड़ रहे हैं। ये एक फिक्स्ड पाई ज़हनियत है, यानी विन लूज वाली बात। जी। व्हीलर कहते हैं कि माहिर मुज़ाकरातकार केक के टुकड़े पर नहीं लड़ते, वो केक को बड़ा करने यानी एक्सपैंड द पाई पर तवज्जो देते हैं। केक को बड़ा करना मतलब? मेरा मकसद सिर्फ अपना हिस्सा लेना नहीं, बल्कि मिलकर एक ऐसा हल तलाश करना है जिससे हम दोनों को पहले से ज्यादा फायदा हो। बिल्कुल। ये सोच मुज़ाकरात को एक मुकाबले से एक तख्लीकी अमल बना देती है। लेकिन ये क्या कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब है कि सिर्फ एक चीज पर लड़ने के बजाय मजीद चीजों को गुफ्तगू का हिस्सा बनाएं। तनख्वाह की बातचीत इसकी बेहतरीन मिसाल है। अच्छा। फर्ज करें आप अपने बॉस से 10% तनख्वाह बढ़ाने का कहती हैं और वो बजट ना होने की वजह से साफ इनकार कर देता है। सही। ज्यादातर लोग यहाँ मायूस हो जाएंगे। सही। बात खत्म। लेकिन एक माहिर मुज़ाकरातकार यहाँ से बात शुरू करेगा। वो कहेगा, ठीक है, मैं कंपनी की मजबूरी को समझता हूँ, अगर आप मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ा सकते तो क्या हम कुछ और ऑप्शंस पर गौर कर सकते हैं? जैसे क्या आप मुझे हफ्ते में 2 दिन घर से काम करने की सहूलत दे सकते हैं? इससे मेरे आने जाने के खर्चे बचेंगे।
یا کیا آپ مجھے سالانہ چھٹیاں 5 دن زیادہ دے سکتے ہیں؟ واہ، یہ وہ چیزیں ہیں جو شاید کمپنی کو سستی پڑے لیکن ملازم کے لیے بہت قیمتی ہیں۔ بالکل، اس طرح آپ نے کیک کو ہی بڑا کر دیا جس سے دونوں فریقوں کو کچھ نہ کچھ قیمتی حاصل ہوا۔ یہ ایک خالص ون ون صورتحال ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی سوچ ہے، لیکن یہاں ایک اخلاقی سوال بھی پیدا ہوتا ہے۔ جب ہم لچکدار ہونے یا امپرووائز کرنے کی بات کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب بے ایمانی کرنا یا جھوٹ بولنا ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور کتاب اس کا بہت واضح جواب دیتی ہے۔ ویلر اخلاقی اصلاح یا ایتھیکل امپرووائزیشن کی بات کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ لچکدار ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنے اصولوں کو ترک کر دیں۔ آپ کی ساکھ، آپ کی ریپیوٹیشن آپ کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ یعنی دھوکے سے جیتی گئی ڈیل دراصل ایک طویل مدتی ہار ہے۔ بالکل، ایک بار اگر آپ کی ساکھ خراب ہو جائے کہ آپ قابل اعتبار نہیں ہیں تو مستقبل میں کوئی آپ کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ لچک کا مطلب ہے مختلف راستے اختیار کرنا، لیکن یہ تمام راستے اخلاقیات کی حدود کے اندر ہونے چاہیے۔ تو اس مہارت میں مسلسل بہتری کیسے لائی جا سکتی ہے؟ تجربہ تو ضروری ہے، لیکن صرف تجربہ کافی نہیں۔ کتاب کا آخری سبق یہی ہے، سیکھنے کے عمل کو کبھی نہ روکیں۔ ہر مذاکرے کے بعد وقت نکال کر جائزہ لیں، کیا چیز کام کر گئی اور کیا نہیں۔ یعنی خود سے سوال پوچھنا کہ کہاں میں جذبات پر قابو نہ رکھ سکی، کون سی حکمت عملی کامیاب رہی، میں اگلی بار خود کو کیسے بہتر طور پر تیار کر سکتی ہوں۔ بالکل، یہ خود احتسابی کا عمل آپ کو ہر تجربے سے سکھاتا ہے۔ زبردست۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ مذاکرات کوئی خوفناک جنگ نہیں، بلکہ ایک تخلیقی جاز سیشن یا ایک رقص ہیں، جہاں ایک سخت اسکرپٹ پر عمل کرنے کے بجائے آپ کو لچک بار ہونا پڑتا ہے، دوسرے کو سننا پڑتا ہے اور مل کر ایک نئی دھن بنانی پڑتی ہے۔ اور اس رقص میں اپنے جذبات پر قابو رکھنے کے لیے بالکنی میں جانا ہے اور صرف اپنا حصہ چھیننے کے بجائے کیک کو بڑا کر کے سب کے لیے قدر پیدا کرنی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے میں سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ ضرور۔ اگر مذاکرات واقعی ایک رقص ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے جب دوسرا فریق کسی بھی اصول یا تال پر چلنے سے ہی انکار کر دے؟ جب آپ کا سامنا ایک مکمل طور پر غیر منطقی رویے سے ہو تو آپ اپنی حکمت عملی کیسے بدلیں گے؟ یہ ایک بہت گہرا اور عملی سوال ہے۔ اس سوچ کے ساتھ آج کی گفتگو یہیں ختم کرتے ہیں، اور جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست، اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو سمارٹ اسکوپ کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ اور ہاں، کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ اگلی ویڈیو کس کتاب پر دیکھنا چاہیں گے، جیسے کہ 48 لاز آف پاور۔ شکریہ۔